नमस्कार, मैं हूं अविनाश पांडे और आप देख रहे हैं डीटीवी भारत। चलिए देखते हैं अब तक की हेडलाइंस। कोरोना के बढ़ते कहर को देख भारत ने तेज की जंग। सरकार ने दिया 12 करोड़ और वैक्सीन का ऑर्डर। बिहार में 500 के करीब हुआ कोरोना का केस। पटना एम्स में 2 मरीजों ने तोड़ा दम। होली के पहले शुरू होगा आर ब्लॉक जीपीओ फ्लाईओवर। 25 मार्च को पटना वासियों को सीएम नीतीश कुमार देंगे सौगात। होली में रेलवे यात्रियों के लिए अच्छी खबर। पटना, धनबाद और हाजीपुर के रास्ते चलेंगी 6 और होली स्पेशल ट्रेनें। तो बिहार वासियों को एक बार फिर से बड़ी सौगात मिलने वाली है और यह सौगात होली से पहले मिलेगी। जी हां, आपको बता दें कि होली से पहले पटना के लोगों को सरकार की तरफ से एक और फ्लाईओवर की सौगात मिलेगी। 104 करोड़ रुपए की लागत से 2015 में शुरू हुए आर ब्लॉक चौराहे से जीपीओ गोलंबर को जोड़ने वाले फ्लाईओवर का उद्घाटन 25 मार्च को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार करेंगे। बता दें आपको कि लंबे अरसे से इस फ्लाईओवर के उद्घाटन का इंतजार हर कोई को था और इस फ्लाईओवर के बन जाने के बाद पटना वासियों के समय की बचत होगी। बता दें आपको कि बिहार विधानसभा का सत्र 24 मार्च तक चलने वाला है और इस सत्र की समाप्ति के ठीक दूसरे दिन यानी कि 25 मार्च को इस फ्लाईओवर का उद्घाटन होगा। बता दें आपको कि फ्लाईओवर को 11 नवंबर 2018 तक तैयार हो जाना था, लेकिन बाद में इसकी अवधि 21 मार्च 2021 तक तय की गई थी। अब इसके उद्घाटन की तिथि 4 दिन और बढ़ गई है। बता दें आपको कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 25 मार्च की शाम को इस फ्लाईओवर का उद्घाटन करेंगे। इस मौके पर उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद के अलावा पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन और इसके साथ साथ कई अन्य मंत्री और अधिकारी भी वहां मौजूद रहेंगे। और होली से ठीक पहले बिहार में कोरोना संक्रमितों की संख्या में तेजी से इजाफा भी हो रहा है। बता दें आपको कि कोरोना से लगभग जिस तरीके से लगातार जो है वो केस बढ़ रहे हैं, इससे राज्य सरकार की चुनौतियां भी बढ़ने वाली हैं। बिहार में फिर से पिछले 24 घंटे की अगर बात करें तो कोरोना के 88 नए मरीज मिले हैं और इसमें सबसे ज्यादा पटना में 41 लोग संक्रमित पाए गए हैं। इसके साथ ही राज्य में एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 472 हो गई है, जिसमें पटना सबसे टॉप पर है। सबसे अधिक 277 एक्टिव मरीज पटना में ही हैं, जहां संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ रही है। वहीं अस्पताल में भर्ती मरीजों की मौत का भी सिलसिला लगातार बढ़ने लगा है। पिछले 24 घंटे की अगर बात करें तो पटना एम्स में 2 कोरोना पॉजिटिव मरीजों ने दम तोड़ दिया है, जिसमें से एक पटना सिटी तो दूसरा गया का संक्रमित मरीज शामिल है। राज्य सरकार के आदेश पर लगातार स्टेशनों, बस स्टॉप, इसके अलावा हवाई अड्डों पर कोरोना की जांच की जा रही है, लेकिन अब भी 70% लोग लापरवाही से बाज नहीं आ रहे हैं और ना तो मास्क लगा रहे हैं और ना ही सोशल डिस्टेंसिंग का प्रॉपर तरीके से उसको फॉलो कर रहे हैं। तो एक बार फिर से कोरोना जो है वो बिहार में अपना असर दिखाने लगा है। इससे पहले अगर रोज की बात करें तो रोज औसतन 30, 25 या 40 मरीज मिलते थे, लेकिन अब मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। 88 नए मरीज पिछले 24 घंटे में मिले हैं, जो यह दर्शाता है कि कोरोना एक बार फिर से बढ़ने लगा है। 41 मरीज जो हैं वो संक्रमित पटना से ही पाए गए हैं, इसलिए पटना की भी मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी निर्भय हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। निर्भय, बिहार में एक बार फिर से कोरोना अपना असर दिखा रहा है। बिल्कुल अविनाश, देखे तो बिहार के मामले में खास करके कोरोना संक्रमण जिस तरीके से बढ़ रहा है, ये परेशानियों का कारण बनता जा रहा है। हालांकि जिस तरीके से पिछले दिनों जो बैठकें हुई थी और बैठक के बाद खास करके लॉकडाउन की जो बातें की गई थी, उसको लेकर के भी लोगों के बीच में अब एक बार फिर से चर्चाएं हैं कि क्या बिहार में भी लॉकडाउन लगेगा। लेकिन कोरोना का जो संक्रमण बिहार में बढ़ता जा रहा है, हालांकि देखे तो अभी जिस उम्मीद की जा रही है, क्योंकि सरकार ने साफ तौर पे कहा है कि जो लोग बाहर से आ रहे हैं, कोरोना का जो मामला सबसे ज्यादा देखने को मिल रहा है वो मिल रहा है बाहर के प्रदेशों से आने वाले जो प्रवासी हैं, जो कि इससे पहले भी स्थिति बिहार की खराब हुई थी वही प्रवासी मजदूरों से ही, और एक बार फिर से प्रवासियों का आना शुरू हो गया। हालांकि सरकार ने कहा है कि जो लोग बाहर से आएंगे उसकी जांच होगी, लेकिन बेहतर तरीके से अगर देखा जाए अविनाश, तो मैंने भी जिस तरीके से देखा, बिहार में जो लोग भी प्रवासी आ रहे हैं उनकी स्थिति
और उनकी जांच को लेकर के बेहतर पहल नहीं दिख रही है, और जिसका कारण है कि बिल्कुल बिहार एक पहल बार फिर उस तरीके से नहीं दिख रही है और लोग भी उस तरीके से निर्भय जो हैं वो सतर्क नजर नहीं आ रहे हैं। हालांकि आप कोई विशेषज्ञ नहीं है, हमारे सहयोगी हैं, लेकिन सवाल एक मैं जरा थोड़ा सा हटके आपसे पूछता हूं। सवाल ये है निर्भय कि पिछले साल 2020 मार्च से ही कोरोना ने अपनी पीक रफ्तार पकड़ी थी और स्थितियां बद से बदतर हो गई थी। पूरे देश में लॉकडाउन लग गया था और समस्याएं बढ़ती चली गई। हालांकि उस समय भी देश में कोरोना को रोक नहीं पाया देश, और अभी फिलहाल वही मार्च चल रहा है। साल 2021 है, क्या स्थितियां उसी तरीके से बिगड़ती हुई नजर आ रही हैं? चाहे वो महाराष्ट्र की बात कर ले, हम केरल की बात कर ले, मध्य प्रदेश की बात कर ले, या फिर अब बिहार में भी धीरे धीरे फिर से औसत जो है वो रोज मिलने वाले मरीजों की संख्या का वो बढ़ते जा रहा है। कैसे देखते हैं इसको? बिल्कुल अविनाश, अगर देखा जाए तो 2020 की अगर स्थिति और 2021 की स्थिति में देखा जाए तो अंतर तो सबसे बड़ा है। क्योंकि अंतर यहाँ पे इसलिए कह सकते हैं बड़ा है क्योंकि उस वक्त हमारे पास कोई वैक्सीन नहीं थी। कोरोना से बचाव के लिए सिर्फ और सिर्फ बचाव ही एक जरिया था। लेकिन इस बार स्थिति यह है कि हमारे साथ बचाव के साथ साथ एक प्लस पॉइंट है, वो है हमारे पास वैक्सीन है, और वैक्सीनेशन की प्रक्रिया भी देश में हो रही है। करोड़ों लोग, लाखों लोगों को वैक्सीन भी दिया जा चुका है। ऐसे में बचाव के लिए बेहतर स्थिति है। लेकिन अब इससे बचाव का, और जिस तरीके से संक्रमण फैल रहा है, इसकी सबसे बड़ी वजह है वो है कि जो मरीज सामने आ रहे हैं, इसमें सबसे ज्यादा जो है वो संक्रमण के शिकार हो रहे हैं सिर्फ अपनी लापरवाही के कारण। अगर हम लापरवाही बरतेंगे तो फिर ये बीमारी के शिकार हो सकते हैं। लेकिन इससे सबसे बेहतर जरूरी है कि आप सुरक्षित रहने के लिए आपको जिस तरीके की गाइडलाइनों का पालन नहीं करेंगे, क्योंकि जो गाइडलाइन पहले से दी गई है, चाहे वो सोशल डिस्टेंस का पालन करना, मास्क यूज करना, सैनिटाइजर यूज करना। हालांकि जिस तरीके से 2020 की अगर बात की जाए मार्च महीने की, तो जो संक्रमण बढ़ा था, लोगों में सरकार के प्रति भी एक अलग तरीके से प्रेशर दिखा था और लोगों ने उसका पालन किया था। प्रशासन भी सख्त दिखी थी तो लोगों ने पालन किया था। लेकिन अब प्रशासन सख्त नहीं है तो लोग भी बेपरवाह हो गए हैं, और इस लापरवाही का कारण है कि संक्रमण एक बार फिर से बढ़ने लगा है। और चलिए, तो संक्रमण एक बार फिर से बढ़ने लगा है। निर्भय, आप बने रहिए हमारे साथ, आपसे कुछ और जानकारियां लेंगे। बहरहाल अगली खबर की तरफ भी बढ़ते हैं। भारत में कोरोना वायरस के बढ़ते खतरे को देखते हुए केंद्र सरकार ने कोरोना वैक्सीन के 12 करोड़ खुराक का फिर से आदेश दिया है। बता दें आपको कि सरकार ने सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया यानी कि SII और भारत बायोटेक को खुराक का आदेश दिया है। बता दें आपको कि सरकार का यह बड़ा फैसला है और ऐसे समय में आया है जब देश में कोरोना वायरस एक बार फिर से पैर पसारने लगा है। अधिकारियों और विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि यह वायरस की एक नई लहर हो सकती है, जिसे देश के कई हिस्सों में देखा जा रहा है। बता दें आपको कि 10.2 करोड़ खुराक में से 1 करोड़ खुराक जो है वो जिस तरीके से है वो कोविशील्ड के होंगे, जो SII के तहत दिए जाएंगे, और भारत बायोटेक के द्वारा जो है वो कोवैक्सीन होगा। और बता दें आपको कि भारत में अब तक लोगों के बीच इस्तेमाल के लिए केवल इन 2 टीकों की ही अनुमति दी गई है, और एक बार फिर से केंद्र सरकार ने इन दोनों कंपनियों को जो है वो कोरोना वैक्सीन बनाने के लिए 12 करोड़ खुराक के लिए फिर से आदेश दिया है, ऑर्डर दिया है। और इसी खबर पर एक बार फिर से हमारे सहयोगी निर्भय हमारे साथ जुड़े हुए हैं फोन लाइन पर। निर्भय, भारत सरकार जिस तरीके से काम कर रही है, केंद्र की सरकार जिस तरीके से काम कर रही है कोरोना को लेकर, एक बार फिर से 12 करोड़ जो है वो कोरोना वैक्सीन के लिए उसकी खुराक के लिए आदेश दिया गया है, इसको किस तरीके से देखते हैं? बिल्कुल अविनाश, जिस तरीके से देखा जाए तो संक्रमण की अगर बात की जाए तो जिस तरीके से संक्रमण बढ़ रहा है, ऐसे में केंद्र सरकार भी लगातार इस मामले को लेकर के सक्रिय दिख रही है। और ऐसे में क्योंकि संक्रमण फैलता जा रहा है तो पहले और बाद की स्थितियों को लेकर के देखा जाए तो जिस तरीके से प्रोसेस वाइज पहले दूसरे चरण में जो वैक्सीनेशन की प्रक्रिया चल रहा है, तो इस दौरान अब लोगों की जो संख्या है उसके अनुसार पहले वैक्सीन कम थे, और अब जो वैक्सीनेशन की जो प्रक्रिया के साथ लोगों ने ले लिया वैक्सीन, अब आगे अगले स्टेप में जाने के लिए भी सरकार तैयारी में है। उसके लिए जैसे तीसरे चरण की बात की जाए जिसमें आम लोग भी अब कोरोना वैक्सीन जो है वो ले सके, तो इसके लिए सरकार ने एक बेहतर और दवा बढ़ाने की बात की है और बनाने की बात की है। लेकिन जिस तरीके से भारत बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहा है, ऐसे में भारत की जो वैक्सीन है वो अब विदेशों को भी जा रहा है। इससे पहले भी भारत ने कई देशों को दिया है, जिसमें सबसे शक्तिशाली देश अगर कहते हैं अमेरिका, तो वहां भी गया। लेकिन अब नेपाल वगैरह जो देश है जो इसके सबसे ज्यादा सहयोगी देश रहे हैं, इसमें अब यहाँ से भी डिमांड बढ़ने लगे हैं। तो ऐसे में नेपाल में भी अब दवा की डोज पूरी करनी है, और साथ ही साथ इंडिया में जो वैक्सीनेशन की प्रक्रिया चल रही है, तो इन सारी प्रक्रियाओं को पूरा करने के लिए बेहतर तरीके से
अब वैक्सीन की जो डोजेज है उसको बढ़ाने की बात की गई है। जी अविनाश। अब बिल्कुल, फिलहाल तमाम जानकारियों के लिए निर्भय आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे सहयोगी निर्भय जो अधिक जानकारी दे रहे थे। तो एक बार फिर से आपको बता दें कि बिहार के साथ साथ पूरे देश में कोरोना एक बार फिर से असर दिखाने लगा है और विशेषज्ञों की माने तो ये एक नई लहर हो सकती है जिससे बचाव की बेहद जरूरत है। आप अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का भी ख्याल रखें और मास्क का प्रयोग जरूर करें और सोशल डिस्टेंसिंग भी बनाए रखें, ये आपसे डीटीवी भारत भी अपील करता है। फिलहाल बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। इधर होली का पर्व अब बेहद नजदीक है और ऐसे में यात्रियों के जिस तरीके से भीड़ भाड़ रहती है रेलवे में, खास करके उसको देखते हुए रेलवे ने अतिरिक्त सुविधा देने के लिए व्यवस्थाएं की है। आपको बता दें कि इसके लिए आनंद विहार टर्मिनल, कामाख्या आनंद विहार टर्मिनल, इसके अलावा कोलकाता, जिस तरीके से कोलकाता एवं अन्य जगहों से जो ट्रेनें चलेंगी उसकी लिस्ट जारी कर दी गई है। 3 जोड़ी अतिरिक्त होली स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएंगी और इन ट्रेनों का पूर्व मध्य रेल के पटना और इसके अलावा पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन, धनबाद, हाजीपुर सहित अन्य स्टेशनों पर भी ठहराव होगा। इसके सभी कोच जो होंगे वो आरक्षित श्रेणी के होंगे तथा इस गाड़ी से जो भी यात्रा करने वाले यात्री होंगे उन्हें कोविड-19 से बचाव के लिए सरकार द्वारा जारी किए गए दिशा निर्देश का पालन करना होगा, अर्थात उन्हें अपने चेहरे पर मास्क का प्रयोग करना होगा, उन्हें सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखनी होगी, सैनिटाइजर का प्रयोग करना होगा। तो ये तमाम जो व्यवस्थाएं हैं वो यात्री अपने साथ लेकर इन ट्रेनों से यात्रा कर सकते हैं, होली में अपने घर वापस आ सकते हैं। डीटीवी भारत आपसे अपील करता है कि अगर आप होली में अपने घर वापस लौट रहे हैं तो आप अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का भी ख्याल रखें और अगर आपको लगता है कि आपकी सेहत खराब हो रही है, आपकी तबीयत खराब हो रही है तो आप डॉक्टर से तुरंत संपर्क करें। इधर रोहतास जिले के प्रखंड क्षेत्र की अगर बात कर लें तो करहसी ग्राम पंचायत के शिवपुर गांव में होली मिलन समारोह सह सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया, जिसका मुख्य जो आयोजक थे वो मुकेश कुमार जो बीडीसी प्रतिनिधि हैं और इसके अलावा बात करें तो प्रियंका देवी के द्वारा ये किया गया था। इस कार्यक्रम का उद्घाटन स्थानीय विधायक विजय कुमार मंडल ने किया। वहीं कार्यक्रम को संबोधित करते हुए स्थानीय विधायक विजय कुमार मंडल ने वर्तमान सरकार की नीतियों को गरीब, किसान, मजदूर विरोधी बताया। आपका शराबबंदी पूर्णतः फेल है और इसमें गरीब लोग हमारे पकड़े जा रहे हैं। जो बड़े बड़े माफिया हैं हमारे अभी जो मुजफ्फरपुर के मंत्री हैं राजस्व विभाग के, उनके स्कूल में दारू का खेप पकड़ा गया और सरकार ने घोषणा किया है कि जहां पकड़ा जाएगा उसको मैं स्कूल बनवाऊंगा। तो हम मांग करते हैं मुख्यमंत्री जी से उसको अधिग्रहित करें और उसमें स्कूल बनवाएं या थाना बनवाएं। बक्सर जिले के कोरान सरैया में डुमरांव विधानसभा के विधायक अजीत कुशवाहा ने जनसभा को संबोधित किया और इस दौरान उन्होंने शहादत दिवस के उपलक्ष्य में यह कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें कॉमरेड राजेश की शहादत को याद किया गया और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। हमारा भी चौड़ा हुआ। निश्चित तौर पर आज हम लोग एक वैचारिकी के तहत उनके विचार के साथ खड़ा होते हुए कॉमरेड सहित साथियों को याद कर रहे हैं और वो भी जिस तरीके से कह रहे थे। आज जो है हमारे पार्टी के पूर्व नेता और जिला सचिव कॉमरेड राजेश जी, जिनकी शहादत यहीं कुरान सराय में हुई थी। उस जमाने में 90 के दशक में जब सामंतवाद के खिलाफ हमारी पार्टी लड़ रही थी, जो गांव में जो गरीबों के ऊपर अत्याचार हो रहे थे उसके खिलाफ लड़ाई चल रही थी, उसके नायक थे कॉमरेड राजेश जी। और उन्हीं ताकतों ने जिनके खिलाफ वो गरीबों की आवाज़ बुलंद कर रहे थे, उन्होंने उनकी बहुत ही साजिशाना हत्या कर दी थी। तो उनकी शहादत हुई थी। उन्हीं की याद में हर वर्ष उनके याद में हम लोग संकल्प सभा का आयोजन करते रहे हैं। बेगूसराय के तेघड़ा अनुमंडल क्षेत्र में होने वाले होली को लेकर अनुमंडल प्रशासन ने तेघड़ा थाना में शांति समिति की बैठक का आयोजन किया। इस बैठक में एसडीओ राजेश कुमार, डीएसपी ओम प्रकाश के साथ साथ बड़ी संख्या में स्थानीय जनप्रतिनिधि और गणमान्य लोग भी उपस्थित रहे। बता दें आपको कि बैठक में होली में कोरोना की वजह से भीड़ भाड़ नहीं लगाने, नेचुरल और अबीर और रंग का इस्तेमाल करने पर की बात कही गई है। आपको बता दें कि इसके साथ ही पुलिस ने शराब कारोबारियों पर नकेल कसने के लिए भी आम लोगों से सहयोग मांगा। सहरसा में कार्यपालक सहायकों की हड़ताल छठे दिन भी लगातार जारी रही और इस दौरान
हड़ताल कर्मियों ने अपनी मांगों को लेकर पूजा अर्चना एवं हवन का भी यहां पर किया और इसके साथ साथ सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और सरकार के लिए ईश्वर से कामना की है कि हड़ताल कर्मी के प्रति सरकार को सद्बुद्धि आए ताकि कार्यपालक सहायकों को न्याय मिल सके। खड़ा रहेंगे कोई बात नहीं, सबका हड़ताल नहीं तोड़ना है, हड़ताल तोड़ना नहीं है। सभी आदमी हाथ उठा करके इंकलाब जिंदाबाद की नारा लेकर के भारत माँ की कसम खा करके